नमस्कार विद्यार्थियों, मूक के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम समाजशास्त्र में पर्यावरणीय नैतिकता विषय पर केंद्रित है। आज हम बात करेंगे मानव पर्यावरण अंतःक्रिया। इस विषय पर केंद्रित आज आपके साथ चर्चा होगी। आप सभी को यह बात हम भागीदार करना चाहेंगे कि इसके मुख्य रूप से दो की टर्म्स हैं। पहला मानव पर्यावरण और दूसरा अंतःक्रिया। मानव पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक है कि हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इस बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर मानव पर्यावरण है क्या। समाज वैज्ञानिकों की दृष्टि में जिस तरह से इसको परिभाषित किया जाता है उसमें कुछ बातें विशेष रूप से निकल के आती हैं, और वो ये हैं कि हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसमें से दो तरह हम लोग इसको बांट सकते हैं। प्रकृति के द्वारा निर्मित पर्यावरण और दूसरा मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण। आज के अध्ययन का जो विषय है वह मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण पर केंद्रित है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ नवीन आविष्कारों को जन्म देता है, और ये जो आविष्कार होते हैं वो उसकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी साधन उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। विशेष रूप से भौतिक पर्यावरण के वो समस्त पक्ष जिसमें संस्कृति के उस हिस्से को हम देखने की कोशिश करते हैं जो मूल्य, परंपरा, प्रथा, प्रतिमान, विश्वास, आस्था इत्यादि के अलावा भी सभ्यता या अभौतिक संस्कृति दोनों ही रूप में अलग अलग रूप से हम इनको देखते हैं। यानी संस्कृति के दो हिस्सों को हम देखते हैं, एक भौतिक संस्कृति और दूसरा अभौतिक संस्कृति। इस मानव निर्मित पर्यावरण में दोनों को ही हमको देखने की आवश्यकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जो भौतिक संस्कृति है और दूसरी ओर जो अभौतिक संस्कृति है, दोनों में परिवर्तन, दोनों में सामंजस्य और दोनों के साथ में अंतःक्रिया की दशाएं क्या होती हैं। एक और हम बात करते हैं संस्कृति के उस पक्ष की जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है, अमूर्त स्वरूप में होती है, और ये जो अमूर्त स्वरूप होता है वह संस्कृति का वह अहम हिस्सा होता है जो कल्याण के लिए प्रतिपादित होती हैं, संचरित होती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं। इसीलिए संस्कृति मानव निर्मित पर्यावरण का एक हिस्सा कहा जा सकता है, जिसमें विचार से प्रारंभ होकर मूल्य, प्रतिमान, आस्था, प्रथा, इन सब तक हम पहुँचते हैं। और एक और चीज़ आती है यहाँ पर, वो महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जब सामाजिक नियंत्रण की बात आती है तो सामाजिक नियंत्रण के जो मुख्य कारक होते हैं उनमें से एक कारक यह मानव निर्मित पर्यावरण भी होता है। चूँकि पूरा विषय केंद्रित है पर्यावरणीय नैतिकता पर और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के साथ, तो हमको यह भी देखने की आवश्यकता पड़ती है कि जब पर्यावरण संरक्षण की बातें आती हैं तो ऐसे कौन से नियंत्रणकारी तत्व हैं जो व्यक्ति को संरक्षण के लिए तैयार करते हैं और वो दिशा देने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर मानव निर्मित वह हिस्सा जो भौतिक पर्यावरण का स्वरूप लेता है, मकान, वाहन, आविष्कार की जाने वाली वस्तुएं या जिनको हम भौतिक स्वरूप में प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, इनके निर्माण के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ना केवल इतना ही वरन नवीन आविष्कारों के लिए जब हम प्रकृति के दोहन की बात करते हैं, उससे जो निर्मित पर्यावरण होता है उसके साथ क्या संतुलन हो रहा है। क्योंकि जब अंतःक्रिया की बात करते हैं तो दोनों के बीच में किस तरह का सामंजस्य होना चाहिए ये देखना बहुत आवश्यक हो जाता है, और यह आवश्यकता इस बात को सूचित करती है कि जो हमारे पास लक्ष्य हैं और जो हमारे पास संसाधन हैं उन दोनों के बीच में सामंजस्य की स्थिति क्या है।
बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये आती है, मनुष्य के द्वारा किया जाने वाली क्रियाएं, सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक व्यवस्था, इन सब में सामाजिक, सांस्कृतिक और वैधानिक तीनों पक्षों के आधार पर स्वीकृत मूल्य हमारे क्या हैं, उनको अपनाना और ऐसे प्रतिमान जो सामाजिक, सांस्कृतिक और वैधानिक रूप से अस्वीकृत हैं उनसे दूर रहना। बिल्कुल यही बात आती है गोल्स को प्राप्त करने के लिए जब मीन्स की बात करते हैं, यानी संसाधनों की बात करते हैं। और यदि हम इन चीज़ों की बात करें तो दो नाम यहाँ पर मैं विशेष रूप से आपके सामने लेना चाहता हूँ, रॉबर्ट मर्टन का और इमाइल दुर्खीम का। इन्होंने मानव निर्मित पर्यावरण के अलावा भी कुछ अलग अलग तरह की बातें की हैं और वो ये बताते हैं कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का प्रयोग करते हैं और यदि ये संसाधन और लक्ष्य दोनों ही सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमानों के अनुरूप हैं तब वो जो दशा आती है वो आदर्श की अवस्था होती है। इस आदर्श की अवस्था में व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार या जितनी तरह की अंतःक्रियाएं होती हैं या उनसे उत्पन्न होने वाली जो सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक घटनाएं होती हैं वो सब कल्याणकारी दशाओं के रूप में होंगी, सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप होंगी। लेकिन इनके विपरीत किसी भी स्थिति में यदि लक्ष्य या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधन, इन दोनों में से कोई एक सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधानिक नियमों के विपरीत हो तब विचलनकारी व्यवहार पैदा होता है, तब अंतःक्रियाएं डिविएंट बिहेवियर को जन्म देती हैं और वह नैतिकता को तोड़ देती है। जब हम व्यक्ति के व्यवहार में नैतिकता के टूटने की बात को पाते हैं तो निश्चित रूप से यह बात भी तय होती है कि पर्यावरणीय चेतना की यदि बात की जाए या पर्यावरण के संरक्षण की बात की जाए तो वहाँ भी कुछ इस तरह की गतिविधियाँ पैदा हो सकती हैं जिनको हम विचलनकारी दशाओं के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत खतरनाक स्थिति पैदा होती है तब जबकि गोल और मीन्स दोनों ही ऐसी स्थिति में होते हैं कि ना तो गोल सामाजिक, सांस्कृतिक और वैधानिक नियमों के अनुरूप हैं और न ही उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जो मीन्स हैं वो भी सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधानिक नियमों के अनुरूप हैं। तब जो पूरे परिवेश में दशा उत्पन्न होती है वह दशा एनोमी की दशा होती है, जिसे हिंदी में हम आदर्श शून्यता या नियम विहीनता के रूप से मान सकते हैं। और ये जो आदर्श विहीनता की स्थिति आती है, नियम शून्यता की स्थिति आती है, ये पूरे पर्यावरण के अंदर जब देखने को मिलती है, सामाजिक परिवेश के अंदर मिलती है, तब उस परिवेश में रहने वाला प्रत्येक सामाजिक प्राणी, उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया, उसके सामाजिक सामंजस्य की स्थिति और उसकी अंतःक्रियाओं की दशाएं, तीनों ही चीज़ें विचलनकारी हो सकती हैं या आशंकाएँ बढ़ जाती हैं। समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमको इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो कौन सी दशाएं हैं जो व्यक्ति को विचलनकारी व्यवहार की ओर ले जाती हैं। और यदि यह आदर्श शून्यता या नियम विहीनता की दशा पैदा हो रही है तब न केवल पर्यावरण संरक्षण को वरन मानव निर्मित प्रत्येक पर्यावरण को और इसके साथ ही साथ जो नियंत्रणकारी दशाएं हैं उन दशाओं को ठेस लगती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति, सामाजिक इकाई या अन्य इकाइयों के द्वारा किए जाने वाली क्रिया और प्रतिक्रिया, यह एक सामाजिक प्रघटना तो होती है लेकिन स्वीकृत प्रघटना के रूप में कभी नहीं आती है और इसीलिए मानव निर्मित पर्यावरण कहीं ना कहीं विघटित होता है। और जब मानव निर्मित पर्यावरण विघटित होता है तो इसका सीधा प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व पर पड़ता है। अब ये विघटनकारी दशाएं होती हैं, व्यक्तियों को किस तरह से प्रभावित करती हैं। 4 तरह के विघटन हम यहाँ पर देख सकते हैं। वैयक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन, सामुदायिक विघटन और सामाजिक विघटन। विघटनकारी इन दशाओं में जब व्यक्ति
अपने व्यक्तित्व में विचलित व्यवहार को उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को देखता है या उस तरह के अंश पैदा होते हैं, तो वह सामाजिक मूल्यों का नियमों का परिपालन नहीं करता है। वैयक्तिक विघटन की जो दशा आती है उसमें व्यक्ति सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधानिक नियमों के अनुरूप कार्य नहीं करता है, वरन अपनी सुविधा, अपने सुख और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जो उसे अच्छा लगता है उसी को वह समाज के लिए अच्छा मानता है। और ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कंट्रोलिंग यूनिट्स का और एजेंसीज ऑफ कंट्रोलिंग पावर्स का। यानी जो नियंत्रणकारी शक्तियाँ होती हैं उनके जो अभिकरण होते हैं वो टूटने लगते हैं। और वैयक्तिक विघटन के दौरान में व्यक्ति किस तरह की हरकत करता है, किस तरह के हालात उसके सामने पैदा होते हैं और उस व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं, इस पर बहुत संक्षेप में मैं आपके साथ में बात करना चाहूँगा। व्यक्ति अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकता है, ड्रग एडिक्ट हो सकता है, व्यक्तियों के साथ में उसका जो सामाजिक व्यवहार होता है वह सामान्य से हट जाता है, निर्णय लेने की क्षमता में वह चूक करने लगता है, सहजता के साथ वार्तालाप, संवाद के स्थान पर उसके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उसमें एग्रेसिवनेस हो सकती है, उसमें डिसअपियरनेस हो सकती है। और कभी कभी तो स्थितियाँ ये भी आती हैं कि वह व्यक्ति अपने व्यवहार में कुछ ऐसी गतिविधियाँ करता है जिससे लगने लगता है कि शायद वह मनोविकृत या मानसिक रूप से विक्षिप्त या विकृत व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है। इसकी पराकाष्ठा व्यक्ति की फोबिया और मेनिया तक पहुंच जाती है। यानी कुछ ऐसे भय या कुछ ऐसी आदतें उसके व्यवहार में आ जाती हैं जहाँ पर वह व्यक्ति सामाजिक क्रियाओं में, अंतः क्रियाओं में, परस्पर संवाद में सामान्य व्यवहार नहीं करता है और सामाजिक प्राणी की तरह स्थापित नहीं हो पाता है। तब इससे न केवल मानव निर्मित पर्यावरण नष्ट होता है, विघटनकारी होता है, वरन प्राकृतिक पर्यावरण को भी क्षति पहुंच सकती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सामान्य व्यवहार जो वहाँ पर सही और गलत के निर्णय करने की क्षमता रखता है वह उससे सही और गलत के निर्णय की क्षमता से दूर हट जाता है और उसका ये जो व्यवहार स्वयं में परिलक्षित होता है यह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में जब अंतःक्रियात्मक परिस्थिति में पैदा होता है या उनके बीच में घटित होता है तब इनके सामाजिक संबंधों में टूटन पैदा होने लगती है। क्यों? क्योंकि परिवार का जो सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप होता है वो आपसी सौहार्द का होता है, सामाजिक सुरक्षा का होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया में एक अभिकरण के रूप में वह कार्य करता है। यानी हम एक बायोलॉजिकल एनिमल को सोशल एनिमल की प्रक्रिया तक ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व विघटनकारी हो रहा है और उसके द्वारा संवाद, संपर्क और एक दूसरे के साथ में व्यवहार करने की दशाएं हैं वह टूटती जाएंगी, विघटनकारी होंगी, तो पूरे परिवार के अंदर में विघटनकारी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं और यही परिस्थितियां पारिवारिक विघटन के जन्म का कारण बनती हैं। अब पारिवारिक विघटन यदि होगा तब समाज के साथ में आपसी संवाद, आपसी संपर्क और जो अंतःक्रियाएं हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सामान्य बात यह है कि जब हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, सामाजिक संगठन की बात करते हैं, तो इन दोनों में क्षोभ पैदा होता है, ठेस लगती है और उन दशाओं में विघटनकारी दशाएं पैदा हो जाती हैं जिससे हम सामुदायिक एकता की बात करते हैं या सामाजिक एकता की बात करते हैं। मनुष्यों के बीच में सामाजिक सुरक्षा की भावना कम होने लगती है और केवल इतना ही नहीं, इससे ये होता है कि उनके जो नेबरहुड के रिलेशंस हैं, यानी पड़ोसियों के साथ संबंध हैं, खेल या क्रीड़ा समूह के साथ संबंध हैं, समुदाय के अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध हैं, एक्सचेंज के जो प्रोग्राम्स होते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज हों, कार्यों में विनिमय की दशाएं पैदा होती हैं, यह सब अव्यवहारिक और असामान्य होने लगती हैं। धीरे 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 वैमनस्यता बढ़ती है, मनमुटाव पैदा होने लगता है और व्यक्ति नियमों की बजाय उच्छृंखल दशाओं में
अपने आप को जीने की कोशिश करता है। तो क्या हम समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति के व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों का सम्मान नहीं कर रहा है तो वो प्रकृति के अन्य नियमों का सम्मान करेगा? वहाँ से जब उसकी नैतिकता खत्म होती है तो पर्यावरणीय चेतना उसकी टूटने लगती है और वह जो भी गतिविधियाँ करता है वो गतिविधियाँ समाज में जितना भी मानव निर्मित पर्यावरण है उससे विपरीत हो सकता है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको हानि पहुंचा सकता है और केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा ये जो पारिवारिक विघटन है वो सामुदायिक विघटन को जन्म देता है, जो कि सामाजिक विघटन के बहुत बड़ा कारण बनता है। और जिसकी शुरुआत में मैंने बात आप लोगों से की हुई थी कि जब हम आदर्श शून्यता या नियम विहीनता की स्थिति देखते हैं तो देखिए कितना फ़र्क आया है। एक जगह वो कारण बन रहा है, दूसरी जगह परिणाम बनता है, और यहाँ पर जो परिणाम बन के आया है पुनः वो कारण की प्रस्तुति करने लगता है। यानी जब समाज में विघटनकारी दशाएँ पैदा होंगी तब आपसी सौहार्द, आपसी संवाद, आपसी संपर्क ये सब टूटने लगेगा। मूल्यों के प्रति लोगों की रुचि नहीं होगी, प्रतिमानों के प्रति मर्यादा उनकी नहीं रहेगी और विधि का सम्मान करने की भावना उनकी कमज़ोर पड़ती जाएगी। इन तीनों ही दशाओं में मानव निर्मित पर्यावरण का जो नियंत्रणकारी स्वरूप है वो कमज़ोर पड़ता है और इससे व्यक्ति संगठन की बजाय विघटन की ओर दौड़ने लगता है। अगली बात हम लोग इस पर आते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम अंतःक्रिया की बात करते हैं उसमें मनुष्य के द्वारा, सामाजिक इकाइयों के द्वारा, परिवार के द्वारा, समुदाय और समाज के द्वारा अलग अलग तरह पर अलग अलग स्तरों में अलग अलग तरह की गतिविधियाँ की जाती हैं। दूसरे हम कुछ नियंत्रणकारी गतिविधियों की बात करते हैं, इसी में आती है। एक तरफ मानव निर्मित संस्कृति व्यक्ति को नियंत्रण करने की बात करता है, दूसरी तरफ वैधानिक परिस्थितियाँ होती हैं जो व्यक्ति को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। यानी औपचारिक और अनौपचारिक दो रूपों में हम नियंत्रणकारी शक्तियों को देख सकते हैं, जो व्यक्ति के कार्य को, व्यक्ति के दायित्व को, व्यक्ति के संवाद को, व्यक्ति की क्रियाओं को और व्यक्ति की भूमिकाओं को प्रभावित करती है। और इसमें एक और चीज़ आती है विशेष रूप से जिसकी हम बात करते हैं, वो सामाजिक परिवेश का बहावकारी सिद्धांत। ये जो बहावकारी सिद्धांत होता है वो यह बताने की कोशिश करता है कि जिस तरह का सामाजिक पर्यावरण होगा वह मानव निर्मित पर्यावरण व्यक्ति के व्यवहार को उस तरह की दिशा देने का काम करता है। यदि आदर्श व्यवस्था कहीं पर स्थापित है तो व्यक्ति के चलने की दशाएं, व्यक्ति के सोचने की दशाएं, व्यक्ति के कार्य करने की दशाएं सुपर ईगो की तरफ से आएंगी। सुपर ईगो की बात करते समय पहले विद्यार्थियों में आपके साथ में एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि हम इड, ईगो और सुपर ईगो इन तीन बिंदुओं पर विशेष रूप से बात करना चाहेंगे। उसके पीछे कारण ये है कि जब मनुष्य संसार में जन्म लेके आता है तब वह केवल एक बायोलॉजिकल एनिमल होता है, केवल एक जैविक पिंड के रूप में होता है, और वह जैविक पिंड इड के रूप में हम जान सकते हैं, इदम की अवस्था वो होती है। ये जो इदम की अवस्था होती है वह केवल तीन चीज़ों की आपूर्ति चाहता है। व्यक्ति को भूख लगती है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए, व्यक्ति को थकान लगती है, आराम की उसको आवश्यकता महसूस होती है, और व्यक्ति को प्लेजर यानी सुख चाहिए। वह नींद के माध्यम से हो सकती है, वह अपनों को आसपास में देखने के माध्यम से हो सकती है, वो भावनात्मक या मानसिक संतृप्ति के रूप में हो सकती है। तो ये जो इड की अवस्था होती है वहाँ पर व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसमें हम अंतःक्रियाओं के स्वरूप को बहुत गहराई से देखने की कोशिश भी करें तो बहुत वृहद नहीं होता है। केवल तीन बिंदुओं पर केंद्रित सारी बातें होती हैं। थोड़ा सा आगे जाने की बात करते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया से व्यक्ति गुजरता है और तब व्यक्ति जब सामाजिक मूल्यों को पहचानने लगता है, सीखने लगता है, अपनाने लगता है, तो वह एक जैविक पिंड से सामाजिक प्राणी के रूप में अपने आप को परिवर्तित पाता है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति पुनः एक कोशिश करता है कि जहाँ पर हमको आवश्यकता के अनुरूप परिस्थितियाँ मिल रही हैं हम उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसको हमेशा उसी रूप में अपनाया जाए। पर जो सुपर ईगो की अवस्था होती है उसमें व्यक्ति हमेशा उन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करता है
जो सामाजिक, सांस्कृतिक और वैधानिक नियमों का पूरी तरह से पालन करने की बात करते हैं। और इसीलिए अंतःक्रिया का सबसे परिष्कृत स्वरूप जो होता है वह सुपर ईगो की दशा में होता है। पर्यावरणीय चेतना की बात जो आती है, संरक्षण की बात आती है, नियमों के अनुपालन की बात आती है, उसके लिए भी सबसे बेहतर जो अवस्था होती है वह शिखर की अवस्था होती है, सुपर ईगो की अवस्था। और इसीलिए हम इसको आदर्श अवस्था के रूप में देखते हैं। यहाँ पर दो बातों को हमने देखा हुआ है अंतःक्रिया के लिए। एक और जहाँ पर हम सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते हैं, वहीं दूसरे लोग व्यक्ति के मस्तिष्क या व्यक्ति के व्यक्तित्व और उस तरह के परिवेश की हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। अब चूँकि पूरा का पूरा मुख हमारा केंद्रित है पर्यावरणीय संरक्षण पर या पर्यावरणीय चेतना पर, तो ये जो अंतःक्रिया की दशाएं होती हैं ये कैसे प्रभावित करती हैं पर्यावरण को और कैसे प्रभावित होती हैं पर्यावरण पर, इस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सामान्य अवस्थाओं में व्यक्ति अपने मूल्यों को, अधिकारों को पहचानते हुए कार्य करता है, तो आदर्श की अवस्था के साथ वह केवल उतने ही संसाधनों का दोहन करता है जितना उसका वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त होती है। और लिप्सा या विघटन, ये दोनों चीज़ें उनके अंदर में नहीं होती हैं और ना ही वह अधिकारों का अतिक्रमण करने की कोशिश करता है। नेचुरल जस्टिस सिस्टम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये दोनों ही बातें अंतःक्रिया को संरक्षित करने के लिए आधार और दिशा देती हैं। और इसीलिए जब पर्यावरण संरक्षण की बात आती है, प्रकृति के दोहन और पोषण की बात आती है, तो वहाँ पर न्याय व्यवस्था के बारे में बात करना, उनका अनुपालन करना और उससे संबंधित अंतःक्रियाओं के बारे में समझना बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो जिस बात को मैं लेकर कह रहा था, तो आप सभी विद्यार्थियों को इनको कोरिलेट करने की आवश्यकता महसूस होती है कि हम नियंत्रणकारी शक्तियों को और नियंत्रणकारी शक्तियों के साथ साथ मानव निर्मित पर्यावरण को आपस में जोड़कर देखते हैं और उनके साथ यह देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इनमें आपसी सामंजस्य और तादात्म्य स्थापित हो रहा है और यह पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे कुछ काम कर सकते हैं। व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सचेत तो रहता है, लेकिन कर्तव्य के बारे में कितना समझ पाता है, ये भी अंतःक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इस पर भी सोचने और देखने की आवश्यकता है। क्यों? इस पर क्यों चर्चा करनी चाहिए? क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पैदा होता है कि जो हमारी अधोसंरचना है, जो हमने निर्मित किया हुआ है, वो क्या व्यक्तिगत स्तर पर है या सार्वजनिक स्तर पर है? क्योंकि पर्यावरण एक व्यक्ति के लिए नहीं है, प्रकृति एक व्यक्ति के लिए नहीं है और किसी एक समुदाय विशेष के लिए नहीं है। उदाहरण के रूप में कहा जाए, जितने जनजातीय समुदाय होते हैं, जंगलों में निवास करने वाले लोग होते हैं, वो जंगलों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन का दोहन केवल इसलिए करते हैं कि हमारी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। वह संग्रह पर विश्वास नहीं करते हैं, वो संरक्षण पर विश्वास करते हैं। लेकिन सभ्यता की इस अंधी दौड़ में, मैंने पहले ही आप लोगों से जिक्र किया था कि हम मानव निर्मित पर्यावरण के दो स्वरूपों की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। एक जो उसका भौतिक पक्ष है और दूसरा अभौतिक पक्ष है। अभौतिक पक्ष में हमने संस्कृति और मूल्यों की बात की, लेकिन भौतिक पक्ष में जो हम देखते हैं तो वह उस पूरे परिवेश की बात कर रहा होता है जहाँ पर हमारी वह सारी अधोसंरचना आ जाती है, चाहे मकान हो, चाहे विमान हो या अन्य हम लोग जिन चीज़ों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं, खनिज हैं, खाद्य हैं, वृक्ष हैं, पशु पक्षी जो हमारे आसपास रहते हैं, जो इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, उनके साथ यदि छेड़खानी होती है तब पूरा का पूरा इकोसिस्टम बदलने लगता है। वो जो पहले मैंने बात की कि यदि व्यक्ति इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन के साथ, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन के साथ, कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन के साथ या सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के साथ आता है, तब वो अधिकारों पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है, कर्तव्यों की ओर देखने की कोशिश नहीं करता है और यहीं से पैदा होती है दोनों के बीच में असंतुलन की अवस्थाएं। और जब
भौतिक पर्यावरण का असंतुलनकारी दृश्य पैदा होगा तो निश्चित रूप से मान के चलें कि हम प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण से दूर हटते जाएंगे। 2-3 छोटे छोटे से उदाहरण देने की कोशिश करते हैं। भौतिक विकास और लिप्सा के लिए व्यक्ति वनों के संरक्षण की बजाय कटाव में ज़्यादा विश्वास करने लगता है। ईंधन का दुरुपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं। हम ऊर्जा के उस स्वरूप को देखने की कोशिश करते हैं जिसकी मात्रा सीमित है। नवीनीकृत ऊर्जा की ओर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। क्यों? सुविधा भोगी होने वाला समाज जब प्रगति की अंधी दौड़ में आएगा तो वैश्विक परिदृश्य को देखता है केवल अचीवमेंट्स के लिए, और उस वैश्विक परिदृश्य को वह इसलिए नहीं देखता है कि हमको वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संतुलन के लिए अपनी भूमिकाओं का निर्वाह कैसे करना है। वह प्रतिस्पर्धा के रूप में अंतःक्रियाओं का ध्यान तो रखता है, लेकिन उनके बीच में संतुलन के लिए बहुत सोच पाए ये आवश्यक नहीं होता है, और इसके कारण से ही असंतुलन पैदा होता है। तो विशेष रूप से समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमें इस बात पर ध्यान भी देना है और संदेश के रूप में भी इस बात को ले जाने की कोशिश करनी है कि मानव निर्मित पर्यावरण संरक्षित हो सके, यह अपने स्थान पर बहुत ठीक है। सांस्कृतिक मूल्य और पक्षों को या अभौतिक संस्कृति को हम बहुत ठीक तरह से हस्तांतरित करते हुए संरक्षित करने की कोशिश करें, लेकिन इसके साथ ही साथ इस संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है उस भौतिक पक्ष में हम संतुलन की बात करें, दीर्घकालीन व्यवस्था की बात करें और अंतःक्रिया के सकारात्मक स्वरूप को देखने की कोशिश करें। तब जाकर के यह कहा जा सकता है कि समाज के प्रत्येक पक्ष को अंतःक्रिया के इन नियंत्रणकारी शक्तियों के साथ लेते हुए आगे बढ़ाने में हमारा विषय और हमारा समय और हमारे विद्यार्थी सजगता से अपनी भूमिका का निर्वाह कर पा रहे हैं। आज के लिए आप सभी विद्यार्थियों के साथ में इतना विचार विमर्श पर्याप्त है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम लोग पुनः मिलेंगे जिसका विषय होगा मानव निर्मित पर्यावरण, मानव समाज और अंतःक्रिया। इसमें 3 बातों को विशेष रूप से हम लोग देखेंगे। मानव निर्मित पर्यावरण के अन्य हिस्से जो आज हम लोगों ने सतही तौर पर जिनका विचार विमर्श किया है, उसके साथ समाज के विभिन्न पक्षों को, उसकी संरचना को, और तब उनके बीच में जो अंतःक्रियात्मक दशाएं पैदा हो रही हैं जो सीधे सीधे पर्यावरणीय चेतनाएं और नैतिकता के साथ जुड़ी हुई हैं, उसमें क्या भूमिकाएं हो सकती हैं, किन बातों को लेकर चलना है जो कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए आए। क्योंकि समाजशास्त्र एक बात का विशेष रूप से अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों के साथ ही सामाजिक समस्याओं के स्वरूप को पहचानता है, उनके कारणों की खोज करता है और निराकरण के लिए समाधान प्रस्तुत करता है। तो वहाँ पर हम जागरूकता के साथ साथ समस्या के कारण और समस्याओं के समाधान इनकी भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।